वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी क्लास 12 का व्यष्टि अर्थशास्त्र वाली जो बुक है उसका अध्याय सेकंड उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत पढ़ेंगे। उपभोक्ता व्यवहार का जो सिद्धांत है उसमें हमारे कुल 4 टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका है उपयोगिता विश्लेषण, जिसमें कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता क्या होती हैं और इनके बीच में क्या संबंध है, इससे हमने पहले पढ़ा था। फिर उसके बाद में इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है क्रमवाचक विश्लेषण, जिसके अंतर्गत हम अनुधिमान वक्र विश्लेषण और उपभोक्ता का जो इष्टतम चयन होता है अनुधिमान वक्रों की सहायता से, उसको हमने पढ़ा था। तो 2 टॉपिक हमारे इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके थे। फिर तीसरा टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है वो है मांग, जिसे आज हम स्टार्ट करेंगे। और फिर एक लास्ट टॉपिक आपका इस लेसन का एक और रहेगा मांग की लोच। तो ये मांग और मांग की लोच वाला जो टॉपिक है इसे लगभग हम 4 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक वो है मांग, डिमांड, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, जनरल अगर हम एक बात करें, आपसे अगर पूछा जाए मांग क्या होती है, तो आप मांग का मतलब किससे समझोगे कि आपको जिन भी चीजों की आवश्यकता है उनको आप एक तरह से क्या मानते हो, मांग कहते हो। लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो मांग का जो अर्थ होता है वो थोड़ा अलग होता है। मतलब किसी वस्तु विशेष की अगर हमको आवश्यकता है, केवल वस्तु विशेष की आवश्यकता होने को उसको हम मांग नहीं कह सकते हैं। मांग के लिए कुछ तत्व होते हैं जिनको हम उसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। मतलब मांग का जो संबंध होता है वो किसी एक निश्चित समयावधि के साथ में होता है, ठीक है, किसी समय विशेष के साथ में हो सकता है। फिर मांग जो होती है वो संबंध उसका किसी कीमत के साथ में होता है। फिर मांग की अगर हम बात करें तो किसी वस्तु की जो मात्रा उपभोक्ता खरीदने की क्षमता रखता, मतलब जिनको हम एक तरह से आवश्यकता कहते हैं। तो आवश्यकता के साथ साथ में मांग जो होती है वो समय और कीमत के साथ में संबंधित होती हैं। इन सभी बातों को अगर हम शामिल करते हुए एक अगर परिभाषा देना चाहें तो मांग की क्या परिभाषा बनती है, किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता उस वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है और उसको खरीदने की क्षमता रखता है। ठीक है, क्षमता का मतलब क्या हो गया, उस मात्रा को खरीदने के लिए उपभोक्ता के पास में पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त रुपए हैं, कहने का मतलब। तो मांग क्या होती है, किसी वस्तु की वह मात्रा जो कोई उपभोक्ता वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। जैसे अगर हम कहें कि उस वस्तु की कीमत, प्राइस, और इधर हमने ले ली है डिमांड, मांग। जब वस्तु की कीमत 1 रुपए है तो उपभोक्ता किसी वस्तु की आप कुछ भी इकाई ले लीजिए, माना कि उसकी वो 50 इकाई खरीदने के लिए तैयार है या 50 इकाई खरीदने के लिए उसके पास में पर्याप्त क्षमता है, उसको वो खरीद लेता है। जब कीमत बढ़ के अगर 2 रुपए हो जाती है तो कीमत बढ़ने से उपभोक्ता क्या करता है, उस वस्तु की मांग थोड़ी कम करता है। हम मान लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप 50 से कम, हमने लिख दिया माना कि 40 इकाई मांग करता है। जब कीमत बढ़ के 3 रुपए हो जाए तो उपभोक्ता उस वस्तु की 30 इकाई, ठीक है, 40 से कम आप कुछ भी लिख लीजिए, हमने यहाँ पे लिख लिया 30 इकाई। मतलब जब वस्तु की ये हमारे पास में विभिन्न कीमत है, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, तो इन विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार है। 1 रुपए कीमत पर कितनी खरीदना चाहता है उपभोक्ता, 50 इकाई। 2 रुपए कीमत पर थोड़ी कम, 40 इकाई खरीदना चाहता है। 3 रुपए पर 30 इकाई खरीदना चाहता है। तो ये एक तरह से क्या है, मांग को प्रदर्शित करता है। इसके साथ अगर हम समय को जोड़ना चाहें तो समय को भी जोड़ सकते हैं। तो किसी समय विशेष में किसी वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। खरीदने के लिए तैयार होता है या खरीदने की क्षमता रखता है उसे एक तरह से क्या कहा जाता है, मांग कहा जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है, वस्तु की कीमत के साथ में मांग को जो प्रभावित करने वाले अन्य तत्व हैं उनको एक तरह से क्या माना जाता है, स्थिर माना जाता है।
अन्य तत्व जैसे कि उपभोक्ता की आय हो सकती है, उपभोक्ता की उस वस्तु के प्रति रुचि हो सकती है, पसंद हो सकती है, अधिमान हो सकती है। इन सारे तत्वों को क्या मान लिया जाता है? स्थिर। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व मतलब जिन कारकों से मांग ज्यादा हो सकती है या मांग कम हो सकती है, मांग कम ज्यादा हो सकती है, वो सारे तत्व एक तरह से क्या होते हैं? मांग को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। जैसे कि वस्तु की कीमत हो गई आपकी, उपभोक्ता की आय हो गई, उपभोक्ता की रुचि पसंद हो गई, अधिमान हो गए, या उस वस्तु से जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमत हो सकती हैं। ये सारे तत्व क्या करते हैं? वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? उस वस्तु की कीमत के अलावा बाकी अन्य तत्व जो भी हैं, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, उन सबको हम क्या करते हैं? स्थिर मान लेते हैं। तो कीमत जो है, उस वस्तु की जो भी संभावित विभिन्न कीमत हो सकती है, उस पर कोई उपभोक्ता कितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार है, उसी को हम एक तरह से क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। अभी हमने कहा था कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं या ऐसे कौन से कारक हैं जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। मांग ज्यादा होगी या कम होगी, तो सबसे पहले वस्तु की कीमत प्रभावित करती है। सामान्यतः क्या होता है? अगर किसी वस्तु की कीमत ज्यादा है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? कम होती है, और कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी तरीके से उपभोक्ता की आय प्रभावित करती है। अगर उपभोक्ता की आय का स्तर ऊंचा है, ज्यादा आय होने पर वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी, और आय का स्तर कम है, निम्न है, तो वस्तुओं की मांग भी क्या होती है? कम होती है। इसी तरीके से उपभोक्ता की रुचि, अधिमान, मतलब उपभोक्ता अगर किसी वस्तु को पसंद करता है तो उन वस्तुओं की मांग क्या होगी? ज्यादा होगी, और वस्तुओं को पसंद नहीं करता है तो उन वस्तुओं की मांग क्या होगी? कम होगी। इसी तरीके से संबंधित वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं वो भी मांग को प्रभावित करती हैं। संबंधित वस्तु में कौन सी होती हैं? एक तो होती हैं स्थानापन्न वस्तुएं। ठीक है, स्थानापन्न क्या होती हैं? एक के स्थान पर हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। जैसे चाय एंड कॉफी, चाय की जगह हमने कॉफी का प्रयोग कर लिया, ये एक तरह से क्या है? स्थानापन्न वस्तु हैं। एक की जगह हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर लेते हैं, वो क्या होती हैं? स्थानापन्न वस्तु होती हैं। तो चाय की मांग की अगर हम बात करेंगे तो चाय की मांग को कॉफी की कीमत प्रभावित करेगी। इसी तरीके से कॉफी की कीमत, कॉफी की जो मांग है उसे चाय की कीमत प्रभावित करेंगी, क्योंकि ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। जैसे कचौरी है, समोसा है, ये क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं हैं। गुलाब जामुन और रसगुल्ला, ये भी एक तरह से क्या है? स्थानापन्न वस्तु। मतलब एक की जगह हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर लेते हैं, वो क्या होती हैं? स्थानापन्न वस्तुएं। इसके बारे में आगे हम और डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से एक होती हैं पूरक वस्तुएं। जिन वस्तुओं का हम साथ साथ प्रयोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पूरक वस्तुएं। जैसे आप कार अगर चला रहे हो तो कार के साथ में आपको पेट्रोल का प्रयोग करना पड़ेगा, तो कार और पेट्रोल क्या हो गई? पूरक वस्तु हो गई। इसी तरीके से चाय और चीनी, चाय के लिए क्या होगा? चीनी का भी प्रयोग करना पड़ेगा, तो चाय और चीनी, ये एक तरह से क्या है? पूरक वस्तुएं। ठीक है, तो स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं की कीमतें हैं, वो भी वस्तु की मांग को प्रभावित करेगी। इसके बारे में भी इसी वीडियो में हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका अलग टॉपिक आएगा किसी में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बस यहाँ पे आप केवल ये समझ लीजिए कि जो संबंधित वस्तुएं हैं, स्थानापन्न है या पूरक वस्तुएं हैं, वो भी क्या करती है? किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती हैं। अब देखिए, मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व हैं। वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की आय, रुचि, पसंद, अधिमान कह सकते हैं, संबंधित वस्तुओं की कीमत कह सकते हैं। अगर इन सभी तत्वों को स्थिर मान लिया जाए, उपभोक्ता की आय, रुचि, अधिमान, संबंधित वस्तुओं की कीमतों को, तो ऐसी स्थिति में हम मांग फलन को किस तरीके से लिखते हैं? ऐसे, डी इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी। डी का मतलब क्या है? डिमांड, मांग, और पी का मतलब क्या है? प्राइस, कीमत। मतलब मांग जो होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? वस्तु की कीमत के ऊपर। इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, डिमांड इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड, मांग जो है वो निर्भर है, किसके ऊपर निर्भर है? वस्तु की कीमत के ऊपर।
अब देखिए हमारा जो इसमें टॉपिक आ जाता है वो कौन सा है, मांग वक्र। देखिए ये जो आपका लेसन है, जहां जहां पे भी मांग आ जाएगा तो मांग के संदर्भ में हम क्या करेंगे, वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा, मांग, इन दोनों के बीच में संबंध को पढ़ेंगे। ठीक है, मांग वक्र भी एक तरह से क्या दर्शाएगा, वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के बीच में संबंध, प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन को। ठीक है, आगे आप जितना भी पढ़ोगे अधिकतर जगह हम क्या पढ़ेंगे, कीमत और मांग के बीच में संबंध। तो जब वस्तु की कीमत और मांग के बीच में जो संबंध होता है उसे अगर हम एक ग्राफ, एक वक्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा मांग वक्र बनेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु की कीमत 1 रुपए है, उस समय उपभोक्ता उसकी कितनी मांग कर रहा है, पहले हमने 50 इकाई लिखा था, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया माना कि 30 इकाई, कीमत बढ़ के 2 रुपए हो गई है तो मांग घट जाएगी। ये ध्यान रखना कि कीमत अगर बढ़ रही है तो मांग क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो मांग घट के जैसे होगी माना कि 25, 30 से कम आप कुछ भी लिख सकते हो। कीमत बढ़कर अगर 3 रुपए हो गई है तो मांग घट के कितनी हो गई है, 25 से माना कि 20 हो गई है। तो इस तरीके से कीमत और मांग के बीच में जो संबंध होता है, इस संबंध को अगर हम एक रेखा चित्र के द्वारा, ये तो हमने सारणी बनाई है, अगर हम एक ग्राफ बना लें इस तरीके से, और ग्राफ का जो आकार आएगा वो इस तरीके से आएगा, तो ये जो वक्र बना है इसको हम क्या कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं। ठीक है, इसको मैं बना के भी आपको सिखाऊंगा। तो मांग वक्र क्या प्रदर्शित करता है, वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा, प्राइस और डिमांड के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी वस्तु की उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा, जिसको हम कहते हैं डिमांड डी, और उस वस्तु की कीमत प्राइस, इन दोनों के बीच में जो संबंध है प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा, मांग वक्र के द्वारा। अब देखिए मांग वक्र कैसे बनता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो अभी मैंने जो सारणी बनाई थी, ठीक है, वो संख्या आप कुछ भी संख्या लेके बना सकते हैं। माना कि हमने ये संख्या ली है कि जब वस्तु की कीमत कितनी है, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, ठीक है, आप 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए आगे भी ले सकते हैं, लेकिन 4-5 इतना काफी है। तो हमने ले ली है वस्तु कीमत, कितनी ली आपने, 1 2 3 4। कीमत कुछ भी हो सकती है, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हमने सिंपल से ले लिया यहाँ पे 1 2 3 4। और कीमत अगर बढ़ रही तो मांग को आपको क्या करना है, कम होती हुई संख्या लिखना है। कोई भी संख्या आप लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे कुछ सिंपल नंबर ले लिए हैं कि जब वस्तु की कीमत 1 रुपए है उसमें मांग कितनी है, 40 इकाइयां। कीमत जब 2 रुपए है उसमें मांग कितनी है, 30 इकाइयां। 30 इकाइयां ले लीजिए, किलोग्राम में ले लीजिए, क्विंटल में ले लीजिए, किसी में भी हम लिख सकते हैं। जब कीमत 3 रुपए है तो मांग कितनी है, 20 इकाइयां। और जब कीमत 4 रुपए है मांग कितनी है, 10 इकाइयां। अब इसी चीज को हमने क्या किया, एक ग्राफ, रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो ये हमने बनाया, ये हमारा ओ एक्स अक्ष है और ये हमारा ओ वाई अक्ष है। ओ वाई अक्ष पर हमने क्या लिया, वस्तु की कीमत ली है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 रुपए कीमत है, ये 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए कीमत ले ली। और ओ एक्स अक्ष आपका जो है, यहाँ पे हमने क्या ली, वस्तु की मात्रा ले ली, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से हमने 10-10 का अंतर लेके ये बना दिया ग्राफ। जैसा आप क्लास 10 में जो ग्राफ बनाते थे इस तरीके से आप बनाते थे। ठीक है, लेकिन हमको इतना जरूरत नहीं है, हमको तो केवल ये ऊपर वाला जो भाग है इतना सा, इसकी जरूरत थी। ठीक है, तो ये आपका y हो गया और ये आपका x हो गया। बस हमने इतना सा लेके ये ग्राफ बनाया। अब देखो क्या करना है, जब वस्तु की कीमत कितनी है, 1 रुपए, उसमें मांग कितनी है, 40 इकाइयां। तो देखिए जब वस्तु की कीमत 1 रुपए है, मांग कितनी है, 40 इकाइयां, तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। जब वस्तु की कीमत 2 रुपए है, उसमें मांग कितनी है, 30 इकाइयां, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया। फिर जब वस्तु की कीमत 3 रुपए है, उसमें मांग कितनी है, 20 इकाइयां। वस्तु की कीमत 3 रुपए और मांग है हमारी 20 इकाइयां, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। और फिर जब वस्तु की कीमत 4 रुपए है, उसमें मांग कितनी है, 10 इकाइयां, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया। ये सारे जो पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट को हमने मिला दिया, तो ये क्या बन गया आपका, डिमांड कर्व, डी लिख दिया हमने। ठीक है, ये मांग वक्र बन गया। तो मांग वक्र क्या प्रदर्शित कर रहा है, वस्तु की कीमत
और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा, मांग, ठीक है, मांग और कीमत के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। और कीमत और मांग के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है? यहाँ पे विपरीत संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कीमत क्या हो रही है, 1 2 3 4, कीमत हमने क्या ली है, बढ़ती हुई। तो कीमत बढ़ रही, लेकिन मांग क्या हो रही है, देखिए 40 30 20 10 घट रही है। तो कीमत बढ़ने पर मांग क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पे एक तत्व कीमत तो बढ़ रहा है और दूसरा तत्व मांग जो है वो कम हो रहा है। तो एक अगर बढ़ता है और दूसरा तत्व अगर कम होता है तो अर्थशास्त्र में इसको क्या कहा जाता है, नकारात्मक संबंध कहा जाता है, या ऋणात्मक संबंध भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो जो मांग वक्र होते हैं उसका ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल होता है, नकारात्मक ढाल होता है। और क्यों होता है, क्योंकि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो मांग वक्र बना है इसको हम क्या कहते हैं, नकारात्मक ढाल कहते हैं। ठीक है, ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है, तो नकारात्मक ढाल कह सकते हैं या ऋणात्मक ढाल हम इसको कह सकते हैं, जो क्या प्रदर्शित करता है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध। कीमत जब बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, या कीमत जब घटती है तो मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मांग वक्र क्या प्रदर्शित करता है कि प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा वस्तु की कितनी मात्रा की मांग की जा रही है। जब वस्तु की कीमत 1 रुपए है उसमें मांग कितनी है, 40 इकाइयां। जब कीमत 2 है उसमें मांग कितनी है, 30 इकाइयां। जब कीमत 3 रुपए है उसमें मांग कितनी है, 20 इकाइयां। और जब कीमत 4 रुपए उसमें मांग कितनी है, 10 इकाइयां। तो ये सारे जो बिंदु हैं वो प्रदर्शित कर रहे हैं कीमत और मांग के बीच के संबंध को। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ p, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ p। ठीक है, x की जगह अगर चाहो तो हम क्या ले सकते हैं, d भी ले सकते हैं, डिमांड इक्वल टू फंक्शन ऑफ p। या तो ऐसा लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, आपकी बुक में लिखा हुआ है x इक्वल टू फंक्शन ऑफ p। दोनों का मतलब सेम है। x का मतलब क्या है, वस्तु की मांगी गई मात्रा। d का मतलब क्या है, वही वस्तु की मांगी गई मात्रा। f का मतलब क्या है, फंक्शन, फलन। फलन मतलब निर्भर किसके ऊपर है, p का मतलब किससे है, प्राइस से है, वस्तु की कीमत से है। तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा जो होती हैं वो किसके ऊपर निर्भर करती हैं, वस्तु की कीमत के ऊपर। और कीमत और मांग में किस प्रकार का संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, नकारात्मक संबंध होता है। और इसी वजह से मांग वक्र कैसा बनता है, ऋणात्मक या नकारात्मक ढाल का। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आ जाता है मांग का नियम। अभी हमने जो पढ़ा था वही एक तरह से क्या है, मांग का नियम है। मांग का नियम क्या प्रदर्शित करता है, जब अन्य बातें समान रहें। ठीक है, अन्य बातें मतलब वस्तु की जो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हमने पढ़े थे। तो अन्य बातें अगर समान रहें तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। और कीमत अगर घटती है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, मांग का नियम। ठीक है, मांग का नियम क्या है, कीमत अगर बढ़ेगी तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी, और कीमत अगर घटेगी तो वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। और ऐसा कब हो, जब अन्य बातें समान रहें। अब देखिए अन्य बातें कौन सी होती हैं, जो अभी हमने पढ़ी थी। अन्य बातें मतलब ये वाली, उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि अधिमान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन किसमें होना चाहिए, केवल फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, वस्तु की कीमत में। वस्तु की कीमत अगर 10 रुपए है तो मांग कितनी है, माना कि 50 इकाई है। कीमत बढ़ के माना कि 20 रुपए हो गई है तो मांग घट के कितनी हो गई, 50 से घटकर 40 रह गई है, या 50 से घटकर 30 रह गई, आप कुछ भी लिख दीजिए। तो ये एक तरह से क्या है, मांग का नियम है। क्लियर हो गया। मांग का नियम क्या प्रदर्शित करता है कि वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो मांग क्या होगी, घटेगी, और कीमत अगर घटेगी तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, इसको हम चाहें तो जो संख्या मैंने ली है वही संख्या लेके आप यहाँ पे समझा भी सकते हो।
कि वस्तु की कीमत 1 रुपए है, उसमें मांग कितनी है 40 इकाइयां। कीमत बढ़कर अगर 2 रुपए हो जाए तो मांग घट के कितनी हो गई है 30 इकाई रह गई है, 40 से 30 कम हो गई है। जब वस्तु कीमत और बढ़ जाती है 3 रुपए तो मांग कितनी हो जाती है 20 इकाई रह जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो कीमत बढ़ने के साथ में मांग क्या हो रही है कम हो रही है। यही तो मांग का नियम है। यहाँ पे इधर से समझा दीजिए उल्टा कि जब वस्तु की कीमत 3 रुपए है उसमें मांग कितनी है 20 इकाइयां। जब वस्तु की कीमत घट के 3 रुपए से घट के क्या हो गई है 1 रुपए, तो वस्तु की कीमत जब घटती है तो मांग क्या हो रही है देखिए 20 इकाई से बढ़ के कितनी हो गई है 40 इकाई, तो मांग क्या हो रही है बढ़ रही है। तो यही हमारा मांग का नियम है कि कीमत अगर घटेगी तो मांग बढ़ेगी, या फिर कीमत अगर बढ़ेगी तो वस्तु की मांग जो है वो क्या होगी घटेगी। और इस तरीके से हमारा जो मांग वक्र है वो कैसा बनेगा ऋणात्मक ढाल का। अभी हमने जो बनाया था ऊपर, आप संख्या लेके बना सकते हो और डायरेक्ट अगर बनाना चाहो तो आप ऐसे बना दीजिए, एक सीधी रेखा भी बना सकते हो या थोड़ा सा ऐसा घूमता हुआ भी बना सकते हो। इधर आपका क्या है ओ वाई अक्ष पे आपने क्या लिया है वस्तु की कीमत, और ओ एक्स अक्ष है यहाँ पे आपने क्या लिया है वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा। अब देखिए हमने जो मांग वक्र बनाया है कैसा बना, ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ बना है, ठीक है, जिसको अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है ऋणात्मक ढाल का कहा जाता है। तो मांग वक्र जो होता है वो ऐसे ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है, या मांग वक्र का जो ढाल है वो नकारात्मक होता है ऋणात्मक होता है, उसके क्या कारण है। तो हमारी बुक में मुख्य रूप से 2 कारण दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है प्रतिस्थापन प्रभाव, ठीक है। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब क्या है, ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं प्रतिस्थापन वस्तुओं से संबंधित हैं। जैसे आम और केला ये आपके फल हैं, इनको हम प्रतिस्थापन वस्तुएं कह सकते हैं। चाय और कॉफी ये प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। कोल्ड ड्रिंक में जैसे आप अलग अलग कंपनी की ले लीजिए, ये भी क्या है प्रतिस्थापन है। कचौरी की जगह समोसा प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। गुलाब जामुन की जगह रसगुल्ला, ये सब एक तरह से क्या है प्रतिस्थापन वस्तु होती है। मतलब एक वस्तु की जगह अगर हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे भूख लग रही है हमको, रोटी की जगह हमने चावल खा लिए, तो ये एक तरह से क्या है प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन वस्तुओं में क्या होगा कि जब किसी एक वस्तु की कीमत कम हो जाती है, जैसे माना कि जो केला है उसकी कीमत कम हो गई है, तो अब उपभोक्ता क्या करेगा, जो आम है आम के स्थान पर अब वो क्या करेगा केले का प्रतिस्थापन करेगा। मतलब महंगी वस्तु के स्थान पर उपभोक्ता सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करेगा, ठीक है। मतलब आम का प्रतिस्थापन मतलब आम की मात्रा को वो घटा देगा, क्योंकि केले की कीमत क्या हो गई कम, तो केले की कीमत घटने से उपभोक्ता क्या करेगा, जो केलों की मांग है उसको वो बढ़ा देगा। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब क्या हो गया कि केला और आम क्या है प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। तो जब केले की कीमत घटी तो केले की मांग क्या हो गई बढ़ गई है। तो ये एक तरह से क्या मांग का नियम है कि केले की कीमत अगर कम हो गई है तो केले की मांग क्या होगी बढ़ जाएगी, ये हमारा मांग का नियम है। लेकिन यहाँ पे प्रतिस्थापन प्रभाव कैसे क्रियाशील हो रहा है कि जब केले की कीमत कम हो गई है तब उपभोक्ता क्या कर रहा है, उस आम को प्रतिस्थापित कर रहा है केले के स्थान, मतलब केले का उपभोग वो बढ़ा रहा है, आम के उपभोग की जो इकाइयां हैं उसको वो क्या कर रहा है घटा रहा है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, आम के स्थान पर केले का प्रतिस्थापन किया, मतलब आम का उपभोग घटा के जो वस्तु सस्ती हो गई, केले की कीमत कम हो गई है, इसलिए उसने केले का उपभोग बढ़ा दिया है। तो ये होता है हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव। इसी तरीके से दूसरा होता है आय प्रभाव, और आय प्रभाव का मतलब किससे है, क्रय शक्ति से, उपभोक्ता की क्रय शक्ति या उपभोक्ता की वास्तविक आय से हैं। ये देखिए जब किसी वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है तो उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति है वो क्या होगी बढ़ जाएगी। मान लेते हैं हम कि जो केला है उसका भाव क्या है 40 रुपए किलोग्राम है, तो 40 रुपए में कितना आएगा 1 किलोग्राम आएगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि अब केले की कीमत क्या हो गई है कम हो गई है, जैसे 40 रुपए से घट के कितनी हो गई है 20 रुपए हो गई है। अब क्या होगा बताइए कि केले की कीमत घटने से उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ गई है, क्योंकि देखिए कीमत में परिवर्तन से पहले 40 रुपए में उपभोक्ता 1 किलो केला खरीद रहा था, लेकिन अब क्या हो गया है केले का भाव कम हो गया है, कीमत कम हो गई है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम है।
इसका मतलब अब क्या होगा, 40 रुपए में 2 किलो आ जाएंगे। पहले तो केवल 1 किलो आ रहा था 40 रुपए किलो, लेकिन अब कीमत कम होने से 40 रुपए में, 20 रुपए में क्या हो गया, 20 रुपए किलो उसका भाव हो गया, कीमत घट गई है। तो 40 रुपए में अब वो कितनी मात्रा खरीद सकता है, 2 किलो ज्यादा खरीद सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, क्रय शक्ति बढ़ जाती है, और क्रय शक्ति बढ़ने से क्या होता है, वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये आय प्रभाव होता है। और हमारी बुक में एक जो है अलग से एक और दे रखा है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, सीमांत उपयोगिता हास नियम। ठीक है, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, उसको आगे और हम डिस्कस कर लेंगे। उपभोक्ता अगर किसी वस्तु का प्रयोग ज्यादा करता है तो उस वस्तु की उपयोगिता उपभोक्ता के लिए कम हो जाती है। इसलिए उपभोक्ता क्या करेगा, उस वस्तु का ज्यादा प्रयोग कब करेगा, जब उसको वस्तु सस्ती मिले, क्योंकि ज्यादा प्रयोग करने पर सीमांत उपयोगिता घट जाती है। इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु का ज्यादा प्रयोग कब करेगा, जब वो उसे कम कीमत पर मिले, कम कीमत पर मिलेगी तभी उसको वो ज्यादा खरीदेगा, उसकी मांग वो ज्यादा खरीदेगा। ठीक है, फिर देखिए एक रैखिक मांग वक्र है। एक रैखिक मांग वक्र को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, Q इक्वल टू ए माइनस बी पी। ठीक है, जहां पे ए का मतलब क्या है कि जब वस्तु की कीमत कितनी है, शून्य, जीरो है, उस समय मांग कितनी है, मतलब जो मांग वस्तु की कीमत से प्रभावित नहीं होती है, कीमत अगर शून्य है उसमें मांग कितनी है, उसको हम ए के द्वारा लिखते हैं। और जो मांग वस्तु की जो मांग कीमत के ऊपर निर्भर करती है उसको हम क्या लिखते हैं, माइनस बी से। मतलब कीमत अगर बढ़ेगी घटेगी तो मांग भी क्या होगी, कम ज्यादा होगी। तो ये एक तरह से क्या प्रदर्शित करता है, मांग वक्र का ढाल। मांग वक्र की प्रवणता को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, माइनस बी। ये जो हमारी समीकरण है, ये हमारा जो मांग का समीकरण है, इसमें माइनस बी किसको प्रदर्शित करता है, मांग वक्र के ढाल को, स्लोप ऑफ डिमांड करो, या हम कह सकते हैं मांग वक्र की प्रवणता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मांग वक्र की प्रवणता का मतलब क्या हो गया, कि कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है। जैसे कीमत घट जाती है तो मांग कितनी बढ़ती है, कीमत में कितनी कमी हुई और मांग में कितनी वृद्धि हुई है। तो कीमत में परिवर्तन से मांग में जो परिवर्तन होता है उसको किसके आधार पर मापा जाता है, इस माइनस बी के आधार पर। और ये माइनस बी क्या होती है, मांग वक्र की प्रवणता या मांग वक्र का ढाल होता है। जबकि ए आपका क्या है, इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वास्तर, इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वास्तर अंतखंड। ठीक है, ऊर्ध्वास्तर मतलब इसको हम क्षैतिज भी कह सकते हैं। क्षैतिज मतलब जो आपका एक्स अक्षिस है, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष है, उसमें कीमत या आपकी जीरो है, उसमें मांग कितनी, माना कि मांग इतनी है, तो यहां से आपका मांग वक्र प्रारंभ हो जाएगा, ये वाला मांग वक्र। ठीक है, ये आपका क्षितिज हो गया। तो जब वस्तु की कीमत जीरो है उसमें मांग कितनी है, ए, इतनी है ए। और जब कीमत कितनी है, ए अपॉन बी है, उसमें मांग कितनी होगी, जीरो होगी, इतनी होगी। और इन दोनों को मिला दिया तो ये जो एक सीधी रेखा बनी है इसको हम क्या कहते हैं, रेखिक मांग वक्र कहते हैं। और रेखिक मांग वक्र को समीकरण के द्वारा हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, ए माइनस बी पी। ए क्या है आपका, जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो उसमें आप लिखते हो कि वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ए आपका क्या है, इंटरसेप्ट अंतखंड है, और बी क्या है, स्लोप होता है। ठीक है, उस लाइन का। तो रेखिक मांग वक्र की दशा में जो बी आपका, देखिए लाइन नीचे की तरफ गिर रही है इसलिए बी क्या होता है, माइनस बी होता है। तो मांग वक्र का जो ढाल है वो क्या प्रदर्शित करता है, वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग में कितनी वृद्धि होती है। कीमत में परिवर्तन से मांग में जो परिवर्तन होता है उसकी ढाल को किसके द्वारा मापा जाता है, इस मांग वक्र की प्रवणता के आधार पर। ठीक है, ये परिभाषा आप पढ़ सकते हो। अब देखिए वस्तुओं के जो प्रकार है उनको हम देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट हमारी है स्थानापन्न और
पूरक वस्तुएं। ठीक है, पहले पढ़ लिया था हमने। स्थानापन्न क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं, जैसे चाय और कॉफी हैं। चाय की जगह कॉफी का प्रयोग कर सकते हैं, चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या होती हैं? स्थानापन्न होती हैं। और स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में क्या होगा? एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। जैसे उदाहरण हमने लिया कि माना कि चाय की कीमत कॉफी की कीमत अगर बढ़ जाती है तो कॉफी की कीमत बढ़ने से ऐसी संभावना है कि जो चाय है, कॉफी की स्थानापन्न वस्तु कौन सी है? चाय। तो कॉफी अगर महंगी हो गई है तो उपभोक्ता हो सकता है कि चाय की मांग को क्या करें? बढ़ा दें। तो कॉफी की कीमत बढ़ने से चाय की मांग बढ़ गई है, स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा होगा। या कॉफी की कीमत अगर घट जाएगी तो कॉफी की मांग ज्यादा करेंगे, लेकिन इसकी जो स्थानापन्न वस्तु है चाय, उसकी मांग क्या होगी? घट जाएगी। इसी तरीके से पूरक वस्तुओं के संदर्भ में अगर हम देखें तो पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? जिन वस्तुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, जैसे कार और पेट्रोल, चाय एवं चीनी, पेन एवं शाही, इनका प्रयोग एक तरह से क्या होता है? साथ साथ होता है। ठीक है, और जिन वस्तुओं का साथ साथ प्रयोग होता है वो कौन सी होती हैं? पूरक वस्तुएं होती है। पूरक वस्तुओं के संदर्भ में क्या होगा कि अगर जैसे कि पेट्रोल महंगा हो जाए तो क्या होगा? कारों की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग साथ साथ होता है। तो जिस वस्तु की कीमत बढ़ेगी उसकी तो मांग कम होती है, लेकिन साथ साथ में उसकी जो पूरक वस्तु है उसकी मांग भी क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे चीनी की कीमत अगर बढ़ जाए तो हो सकता है कि चाय की जो मांग है उसमें कमी आ जाए, या चीनी की जो कीमत अगर वो कम हो जाए तो चाय की मांग एक तरह से बढ़ जाए। तो यहाँ पे जो पूरक वस्तुएं होती हैं उसमें क्या होता है? मांग और कीमत में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, जबकि स्थानापन्न वस्तुओं में क्या होता है? कीमत और मांग में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। फिर इसी तरीके से अगर हम देखें तो एक होती है हमारी सामान्य वस्तुएं और एक होती हैं निम्न स्तरीय। ठीक है, सामान्य और निम्न स्तरीय में हम क्या करते हैं? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसके संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उपभोक्ता की आय और मांग के बीच में संबंध। तो सामान्यतः अगर हम देखें, उपभोक्ता की आय अगर बढ़ती है तो वो क्या करेगा? वस्तुओं की मांग ज्यादा करता है, और आय अगर कम हो जाएगी तो वस्तु की मांग वो क्या कर देता है? कम कर देता है। तो ऐसा कब? ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? सामान्य वस्तुएं। ठीक है, सामान्य वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिसमें उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है और आय कम होने पर वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। जैसे अच्छी क्वालिटी वाली जो वस्तुएं, जैसे बासमती चावल हो गया, देशी घी हो गया, इनके संदर्भ में जो अच्छी क्वालिटी वाली वस्तु, उनमें क्या होता है? आय बढ़ने पर उपभोक्ता उन वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा करता है, मांग को बढ़ा देता है, और आय में कमी होने पर उन वस्तुओं का जो प्रयोग है, मांगी जाने वाली मात्रा को वो घटा देता है। इसी तरीके से दूसरी होती है निम्न स्तरीय, निकृष्ट या घटिया वस्तु भी इनको हम कह सकते हैं, इंफीरियर गुड। और इनमें क्या होता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उपभोक्ता क्या करता है? आय बढ़ने के साथ में इन वस्तुओं का जो उपभोग है, घटिया वस्तुएं, खराब वस्तुएं, इसलिए वो क्या करता है? आय बढ़ने के साथ में इन वस्तुओं का उपभोग वो घटा देता है। अब वो क्या करेगा? अच्छी वस्तु का प्रयोग बढ़ाएगा। जैसे डालडा घी की जगह वो क्या करेगा? देशी घी का प्रयोग करेगा। तो जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो जो निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं जैसे कि डालडा घी, उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आय कम होने पर उपभोक्ता क्या करेगा? इन घटिया वस्तु की मांग को वो क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो यहां पर अगर हम देखें, आय और मांग में किस प्रकार का संबंध है? विपरीत संबंध है। तो आय और मांग में अगर एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है वो सामान्य वस्तु होगी। आय और मांग में अगर विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा तो उनको हम कहेंगे निम्न स्तरीय वस्तुएं। जैसे उदाहरण के लिए मोटे अनाज हो गए, मक्का है, बाजरा है, ठीक है, डालडा घी है, ये एक तरह से क्या है? निम्न स्तरीय वस्तुओं के उदाहरण है। अब देखिए, निम्न स्तरीय वस्तुओं के संदर्भ में ही एक होता है गिफिन वस्तुएं।
ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था घटिया वस्तु इंफीरियर गुड, उसी का एक प्रकार है। लेकिन निम्न स्तरीय वस्तुओं के संदर्भ में तो क्या होता है कि अगर वस्तु की कीमत घटती है तो मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, घटिया वस्तुओं में, निम्न स्तरीय में। लेकिन गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें क्या होता है, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि मांग के नियम में हमने पढ़ा था मांग वक्र कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। लेकिन गिफिन वस्तुओं में क्या होता है, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग घट जाती है। इसलिए मांग वक्र इस आकार का बनेगा, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। जैसे कीमत कितनी है, ओ से लेकर पी, मांग कितनी है, ओ से लेकर क्यू। कीमत बढ़ के P1 हो जाए तो कीमत बढ़ने से मांग कितनी होगी, बढ़ के Q से Q1 हो गई है। तो गिफिन वस्तुओं में आपको ध्यान कीमत और मांग में किस प्रकार का संबंध होता है, धनात्मक, या इसको हम कह सकते हैं सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, जो घटिया वस्तुएं हैं उसके संदर्भ में प्रोफेसर एक गिफिन थे, रॉबर्ट गिफिन, उन्होंने यह उदाहरण दी थी, इसलिए इनको हम की तरह से क्या कहते हैं, गिफिन वस्तुएं। और गिफिन वस्तुओं में क्या होता है, जो आय प्रभाव होता है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में। देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव से तो क्या होगा कि किसी वस्तु जैसे एक्स है, इसकी कीमत अगर कम हो जाएगी तो इसकी जो प्रतिस्थापन वस्तु है वाई, ठीक है, उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि उपभोक्ता क्या करेगा, अब y के स्थान पर x का जो प्रतिस्थापन है वो बढ़ाएगा। यह आपका प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। लेकिन आय प्रभाव क्या करेगा, वस्तु की कीमत में कमी होने पर, ठीक है, उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए मांग को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे गिफिन वस्तु में क्या होगा, देखिए बहुत ज्यादा घटिया क्वालिटी की वस्तुएं हैं, तो जब वस्तु की कीमत घटती है तो कीमत घटने से क्या होगा, कीमत घटने से उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, वास्तविक आय क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो क्या होना चाहिए, वस्तु की मांग बढ़नी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा घटिया वस्तु होती हैं, तो उपभोक्ता की वास्तविक आय अगर बढ़ जाएगी तो उपभोक्ता क्या करेगा, अब अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो ये जो बहुत ज्यादा घटिया वस्तुएं हैं, कीमत घटने पर इनकी मांग उपभोक्ता क्या कर देगा, घटा देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आय प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली होता है गिफिन वस्तुओं में, इसलिए कीमत और मांग में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। क्लियर हो गया। आय प्रभाव से क्या होता है कि कीमत अगर घटती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे मांग को बढ़ाएगी। लेकिन गिफिन वस्तुओं में क्या होता है, जो आय प्रभाव है वो ज्यादा शक्तिशाली होने की वजह से क्या होता है, कीमत घटने से मांग में वो कमी लाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसका आगे वाला जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे।